ये नेट कनेक्टिविटी के कारण थोड़ा बहुत कुछ नोटिफाई कर रहा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ प्रॉब्लम एक्चुअली मुझे भी लग रहा था, वेट फॉर 1 सेकेंड, वेट फॉर 1। अब ठीक है, इज इट ऑडिबल टू ऑल? फाइन, चलिए अब ठीक है। सो लास्ट क्लास में हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज डिस्कस की। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज which depend on the number of solute particles। फिर हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टीज। constitutional properties are those properties which depend on number as well as nature of solute particles। Got it? तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बेसिकली हमें डील करनी है। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारे सिलेबस में। फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, राइट डाउन, होता है हेडिंग दिस इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जैसा हमने कल डिस्कस किया था, चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज लिस्ट आउट की। तो फर्स्ट वन इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। बिल्कुल सिंपल है ये चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में RLVP से डिनोट की। Isn't it? We denote it by RLVP। Clear? So relative lowering की बात करें, wait for 1 second। फाइन, एक बार मुझे फिर से कंफर्म करो वॉइस के बारे में। इज इट ऑडिबल टू ऑल? यस सर। ठीक है, चलिए। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर क्या होता है ये हमने इनिशियल क्लासेस में डिस्कस किया है कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय सैचुरेटेड वेपर ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड। क्लियर? तो अब रिलेटिव लोअरिंग क्या है और ये कैसे होती है, क्लियर? क्या इसमें फॉर्मूला होगा? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंसीडर अ प्योर सॉल्वेंट। हमने यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट ए कंसीडर किया। दिस इज आवर प्योर सॉल्वेंट व्हिच इज ए। दिस प्योर सॉल्वेंट इज वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब सभी को पता होगा। वोलेटाइल मीन व्हिच कैन फॉर्म वेपर, जो वेपर बना सकती है। क्लियर? नाउ वी आर एडिंग a non-volatile component solute, that is B। This is non-volatile solute, that is B, that is B। हमने A के अंदर B को ऐड किया। Sorted। अब एक सॉल्यूशन बनेगा AB का। This is the solution of AB। This is A plus B which is our solution। तो A जो था प्योर कंपोनेंट A was our pure solvent, clear, and B is solute which is non-volatile in nature। So only A can form vapor, B can't form vapor। clear? सिर्फ वेपर A ही बना सकता है, B वेपर्स नहीं बना सकता। क्लियर? तो इसका मतलब जब यहाँ पे प्योर A था तो ये जो वेपर प्रेशर था क्या ये PA0 होगा? दिस इज PA0 because PA0 is the vapor pressure exerted by pure component A। Clear? PA0 is the vapor pressure exerted by pure component A। Fine। अब जब आपने नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट डाला तो नॉन वोलेटाइल का मतलब अब A और B है, बट इस केस में भी
सिर्फ ए ही ऊपर जाएगा क्योंकि बी तो अभी भी नॉन वोलेटाइल है। क्लियर, एंड दैट इज लेट इट बी पी ए। अब की बार ये पी ए नॉट के इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सॉल्यूशन बन चुका है, सिर्फ ए नहीं है। पी ए नॉट कब होता है? जब सिर्फ ए होगा, प्योर कंपोनेंट ए। नाउ इट इज पी ए एंड विच इज इक्वल टू बी सॉल्यूशन और पी टोटल, क्योंकि दो कंपोनेंट में से ए तो हमारा वोलेटाइल और बी नॉन वोलेटाइल है। क्लियर, पी ए इज एक्चुअली इक्वल टू पी टोटल। ऑब्वियसली पीबी इज जीरो एज इट इज नॉन वोलेटाइल। सो क्या आप पीए और पीबी को कंपेयर कर सकते हैं? Can you compare? Actually, you have to compare PA naught and this is P. Clear? Can you compare this PA naught with PA? PA naught is the vapor pressure of pure A and PA is the vapor pressure of this AB solution. कौन सा बड़ा होगा? Which will be larger? Either PA naught or PA. जैसे इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल सोचते हैं। ये तो हमारा प्योर वाटर है, प्योर वाटर। इस प्योर वाटर के अंदर जो वाटर वोलेटाइल होता है, ऑब्वियसली इस प्योर वाटर के अंदर हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वो होता है जो वेपर्स नहीं बनाता। ठीक, जैसे नॉन वोलेटाइल का एग्जांपल आपको देता हूँ। ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज की वेपर्स नहीं बनती। सुक्रोज हो गया, यूरिया हो गया, ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के एग्जाम्पल। ठीक, अब सॉल्यूशन बन गया। पहले पीए नॉट था, अब पीए है, तो इनमें से बड़ा कौन सा होना चाहिए? विच शुड बी द लार्जर, इधर पीए और पीए नॉट? एनीवन? एनीवन सोचो अच्छे से। जैसे एक प्रैक्टिकली आपको बताएं, पीए इज इनकरेक्ट। देखो, पीए नॉट इज करेक्ट। प्रैक्टिकली सोचो इसको। जैसे एक तो आपके पास सिर्फ पानी है, दिस इज प्योर वाटर, और एक आपके पास शक्कर का घोल है, शुगर सॉल्यूशन, चाशनी है। क्लियर? सो किसमें वेपर आसानी से बनेगी? किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, शुगर सॉल्यूशन का कि वाटर का? ऑब्वियसली वाटर का, ऑब्वियसली वाटर का। पीए नॉट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन पीए, क्योंकि होता क्या है, जब आपके पास सिर्फ वाटर हो तो वाटर वेपर्स ऊपर जाके प्रेशर एडजस्ट कर सकते हैं, पर जब आपने शुगर डाला तो शुगर खुद नॉन वोलेटाइल है, तो खुद तो वेपर फेज में नहीं जाएगा, बल्कि जो वाटर के वेपर्स हैं, जो पानी है, मतलब बी जो है खुद तो नॉन वोलेटाइल है, तो ये ए को भी ऊपर जाने से रोकेगा। इट विल रेस्ट्रिक्ट ए टू गो इन वेपर फेज। क्लियर? तो बी सरफेस पे आ जाएगा तो ए वेपर्स नहीं बना पाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? इसका मतलब जब आपने किसी प्योर सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो रिजल्टिंग वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, और इसी डिफरेंस को हम लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोलते हैं। This difference in the vapor pressure of pure solvent on addition of non-volatile solute is known as lowering in vapor. Clear? अब ये lowering कितनी होगी? Lowering in vapor pressure. Keep in mind this is lowering और हमारा टॉपिक है relative lowering, तो ये दोनों different terms हैं। Clear? So what is the value of lowering in vapor pressure? पहले वैल्यू क्या था? TA नॉट, और डिक्रीज होके कितना हो गया? TA। तो ओवरऑल कितना डिक्रीज हुआ? PA नॉट माइनस PA। दिस इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्लियर? और यहाँ पे हम राउल्स लॉ लगाएं। किसी एक कंपोनेंट का, दो में से, यदि सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं, दो में से एक का पार्शियल प्रेशर निकालना हो तो ये कितना हो जाएगा? ये जो PA है, PA बिकम P नॉट A x, दिस इज PA नॉट A x। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, तो लोअरिंग, लोअरिंग को डेल्टा P से हम डिनोट करेंगे। लोअरिंग इज इक्वल टू PA नॉट माइनस पार्शियल प्रेशर ऑफ A, राउट के अकॉर्डिंग कितना आ गया? PA नॉट A x, सो दैट दिस बिकम PA नॉट इंटू x। क्लियर? तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? व्हाट इज कॉमन हियर? PA नॉट हमने कॉमन लिया, तो ये बन गया 1 माइनस x। क्लियर? अब देखो इस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, और आपको याद होगा कि सारे कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है? 1। दैट मीन्स वी कैन कंक्लूड दैट XA plus XB is going to be 1। गॉट इट? इसका मतलब 1 माइनस XA की जगह हम क्या लिख सकते हैं? XB।
वी कैन राइट, देखो एक्स बी कितना आ रहा है 1 माइनस एक्स से उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, दैट मीन्स वी कैन राइट 1 माइनस एक्स ए इज इक्वल टू एक्स बी, सो दैट द फ्लोरिंग इज इक्वल टू पी ए नॉट दिस इज एक्स बी। क्लियर। अब इस पूरे चैप्टर में आपको दो नोटेशन दिमाग में रखने हैं कि जब हम ए की बात करेंगे तो ए हमारा सॉल्वेंट होगा जो कि वोलेटाइल है, और जब हम बी का डिस्कशन करेंगे तो बी हमारा सॉल्यूट होगा, दैट इज आर नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इससे कंफ्यूज नहीं होना, ए जहां भी हम डिनोट करेंगे उसका मतलब सॉल्वेंट होगा जो कि वोलेटाइल है, और बी हम जहां डिनोट करेंगे दैट विल बी आर सॉल्यूट विच इज नॉन वोलेटाइल। क्लियर। देखो डेल्टा पी हमारा लोअरिंग, और यदि हमें रिलेटिव लोअरिंग निकालनी है मतलब कितना कम हुआ एज कंपेयर टू कितना पहले था, तो रिलेटिव लोअरिंग कितना हो जाएगा डेल्टा पी इन कंपैरिजन टू पी ए नॉट, पहले वाले वेपर प्रेशर के कंपैरिजन में कितना कम हुआ, दिस इज डेल्टा पी अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू एक्स बी। इस टर्म को हम रिलेटिव लोअरिंग बोलते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, ध्यान से समझना। फोकस ऑन बोर्ड, delta P is lowering and delta P divided by PA naught. The lowering relative to initial vapor pressure or the vapor pressure of pure solvent is known as relative lowering. अब ये जो टर्म बनी है RLVP, RLVP को क्या फुल फॉर्म है, relative lowering in vapor pressure is given by delta P upon PA naught, और delta P हमने कितना लिखा इनिशियली, what was delta P, PA naught minus PA. This is PA naught minus PA divided by PA naught. This is relative lowering is equal to XB. Relative lowering is equal to XB. Clear? अब XB क्या होगा? What is XB? X means mole fraction. B is our solute. That means XB is mole fraction of solute. XA का मतलब क्या होगा? Mole fraction of solvent. देखो ये जो रिलेटिव लोअरिंग की टर्म है ये किसके बराबर आ रही है, दिस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होती है। क्लियर। सो दिस RLBP इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, RLVP is always equal to mole fraction of solute particle. Noted? तो यहाँ पे जो नोटेशन है इनको आप लिख लें। PA नोट का मतलब है, PA नोट का मतलब है दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। व्हाट इज PA नोट? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। P नोट का मतलब तो प्योर वेपर प्रेशर होता है। A हमने किसको रखा है, सॉल्वेंट को। ठीक है, PA क्या है, दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ A, और ऑब्वियसली बी तो नॉन वोलेटाइल है, तो इसका मतलब ए ही सॉल्यूशन का प्रेशर होगा और तो ऊपर जाएगा नहीं। दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए विच इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। गॉट इट। एंड व्हाट इज एक्स ए? एक्स से हम मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं, और ए हमारा सॉल्वेंट है, तो एक्स से क्या बन गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। Find XB. X is mole fraction, B is our solute. That means XB is mole fraction of solute particle. Of solute particle. Clear? इसका मतलब एक बार फिर से इसको ब्रीफली देखते हैं। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या हुआ, हमारे पास प्योर सॉल्वेंट था A जो PA नॉट प्रेशर एग्जर्ट कर रहा था। क्लियर। फिर हमने इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला, तो इस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ने जाके क्या किया कि इसके सरफेस को ऑक्यूपाई कर लिया। अब नॉन वोलेटाइल का मतलब खुद तो वेपर में जाएगा नहीं, और उल्टा ये इस सॉल्वेंट को वेपर में जाने से रोके। तो पहले का प्रेशर PA नॉट है, बाद का हमने प्रेशर रखा PA, तो इन दोनों का कंपैरिजन किए जाए तो PA नॉट PA से ज्यादा है, क्योंकि वेपर्स पहले ज्यादा बन रही थी और बाद में वेपर कम बन रही है, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसको रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, सॉल्वेंट को ए को ऊपर जाने से रोक रहा है। क्लियर। फिर हम
इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं कि कितना लोअर हुआ। इसी लोअरिंग को बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, कि कितना कमी आई वेपर प्रेशर, कितना डिफरेंस आया पहले का माइनस बाद का, पी ए नॉट माइनस पी ए। क्लियर। अब देखो राउल्ट्स लॉ से हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो पी ए होता है पार्शियल प्रेशर, वो कैसे निकालते हैं, पी ए नॉट टाइम्स ऑफ एक्स ए, पी ए नॉट ए इंटू एक्स ए, वैल्यू पुट कर दी। तो पी ए नॉट यहाँ से कॉमन निकालने पे क्या बन गया, 1 माइनस एक्स। और हमें ये भी मालूम है कि दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है 1, तो एक्स पे आ गया यहाँ से 1 माइनस एक्स। ठीक है, सो 1 माइनस एक्स को हमने एक्स से रिप्लेस कर दिया। डेल्टा पी हमारी लोअरिंग थी, और हम रिलेटिव लोअरिंग यदि कैलकुलेट करना चाहते हैं तो रिलेटिव किसके, रिलेटिव टू द सॉल्वेंट। तो लोअरिंग डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज रिलेटिव लोअरिंग, जो कि किसके इक्वल आई, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल के। क्लियर। इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज लिख लें, थ्योरी लिख लें, राइट डाउन, write down. when we add when we add a non-volatile solute when we add a non-volatile solute to a pure solvent to a pure solvent, then to a pure solvent, then the vapor pressure of resulting solution, then the vapor pressure of resulting solution, that is PA, vapor pressure of resulting solution will be less than that of pure solvent. Vapor pressure of resulting solution will be less than that of pure solvent. Got it? यहाँ तक लिखो सभी ने, क्लियर। फुल स्टॉप करें, नेक्स्ट लाइन। This difference in the vapor pressure, this difference in the vapor pressure of pure solvent and the solution, this difference in the vapor pressure of the pure solvent and solution is known as lowering in vapor pressure, is known as lowering in vapor pressure. Clear? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, this difference in the vapor pressure of pure solvent and solution is known as lowering in vapor pressure. Clear? Full stop. नेक्स्ट लाइन लिखिए। अब ये वेपर प्रेशर डिक्रीज क्यों हुआ, इसका रीजन यदि आपसे पूछे तो क्या रीजन होगा, बिकॉज दिस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट रेस्ट्रिक्ट द सॉल्वेंट पार्टिकल टू गो इन वेपर फेज। Got it? So write down, this decrease in vapor pressure is due to, this decrease in vapor pressure is due to the solvent particle, is due to the sing करें, this decrease in vapor pressure is due to the solute particle are restricting, due to solute particles are restricting solvent particles, restricting solvent particles to go in vapor phase, restricting solvent particle to go in vapor phase. Clear? Now take a screenshot. अब एक और बात कि जो भी हम चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे उसमें हमारा मेन कंसर्न होगा, हमारा जो मेन बात करें कि मेन हमें कहाँ तक पहुंचना होगा, क्या डेरिवेशन करनी पड़ेगी और हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। In each colligative property, our main objective is to calculate the molecular weight of this non-volatile solute. This is very important. Clear? तो हर एक colligative property में हमें कितना डेरिवेशन करना है ताकि हम इस नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मोलिकुलर वेट, ग्राम मोलिकुलर वेट कैलकुलेट कर सकें। क्लियर? तो अभी तक हम कहीं भी मोलिकुलर मास से डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। क्लियर? दैट मीन्स हम इस डेरिवेशन को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। Got it? So take a screenshot. Take a screenshot. बस 2 स्टेप और हैं, उससे आपको मोलिकुलर वेट मिल जाएगा इस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये डेरिवेशन वगैरह पूछा जा सकता है कि क्या होता है और क्यों वेपर प्रेशर कम होता है, और न्यूमेरिकल भी आ सकता है।
चलिए नेक्स्ट मोलिकुलर वेट कैलकुलेट करते हैं। अभी हमने डिस्कस किया कि हर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमें सॉल्यूट का मोलिकुलर वेट निकालना है अल्टीमेटली। ठीक, कैसे करेंगे? तो इसी रिजल्ट को हम आगे बढ़ाते हैं। दैट इज रिलेटिव लोवरिंग इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। अब आप नोटेशन याद रखिए, इसमें कंफ्यूज कभी नहीं होना है कि जो हमारा ए कंपोनेंट है वो हमारा सॉल्वेंट है और बी कंपोनेंट हमारा सॉल्यूट है। वन मोर थिंग कि एनसीईआरटी में जो आप देखोगे इसको, क्लियर, कीप इन माइंड, जब आप एनसीईआरटी में करेंगे या कोई और रेफरेंस देखोगे तो कहीं कहीं जगह ये जो ए है उसको कंपोनेंट 1 बोला जाता है और बी को आपको कंपोनेंट 2 बोला जाएगा। क्लियर? तो जैसे कहीं कहीं जगह ए की जगह 1 काम में लिया जाएगा और बी की जगह 2 काम में लिया जाएगा। तो 1 इज योर सॉल्वेंट, कंपोनेंट 2 इज योर सॉल्यूट। क्लियर? तो अभी हमने डिस्कस किया कि जो रिलेटिव लोवरिंग आई RLVP, this is PA naught minus PA, this is lowering, and lowering divided by pure vapor pressure of A is relative lowering. और ये कितना आई? This is mole fraction of solute XP। अब देखो कुछ और नोटेशन हम काम में लेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कितना होगा? मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल। क्लियर? जैसे सोल्यूट के मोल Na होंगे और सॉल्वेंट के मोल सॉरी सोल्यूट के मोल बी हमारा सोल्यूट है, तो सोल्यूट के मोल कितने होंगे? Nb, और सॉल्वेंट के मोल कितने हो जाएंगे? Na। क्लियर? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कितना हो जाएगा यहाँ से? दिस इज मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट टोटल मोल। यही होता है फॉर्मूला, इंडिविजुअल मोल अपॉन टोटल मोल। तो यहाँ से ध्यान से समझना, एक एजम्पशन हम लेंगे। इफ द सॉल्यूशन, ये एनसीईआरटी में गिवन है एजम्पशन और इम्पोर्टेंट है। इफ द सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, यदि हमारा सॉल्यूशन डाइल्यूट हुआ तो डाइल्यूट होने का मतलब होता है कि सॉल्वेंट उसमें ज्यादा है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ डाइल्यूट? जिसमें पानी ज्यादा है, पानी मतलब सॉल्वेंट। इफ द सॉल्यूशन इज डाइल्यूट दैट इंप्लाइज Na इज मच ग्रेटर देन Na। सॉल्यूशन डाइल्यूट होने का मतलब ए के मोल सॉल्वेंट के मोल सॉल्यूट के मोल से बहुत ज्यादा होंगे। इसका मतलब Na प्लस Nb को क्या हम Na लिख सकते हैं? इज देयर एनी डाउट इन दिस एक्सप्रेशन? मान लो एक वैल्यू बहुत बड़ी है, जैसे कि ए का मोल सॉल्वेंट का मोल ज्यादा है सॉल्यूट से, तो Na प्लस Nb को क्या लिख सकते हैं? Na, ये रिप्लेस कर दो। तो यहाँ से RLVP कितना आ गया? PA नॉट माइनस PA डिवाइडेड बाई PA नॉट, दिस इज इक्वल टू NB, और Na प्लस NB को हमने किसके इक्वल कर दिया? Na के इक्वल कर दिया। गेटिंग माय पॉइंट? अब देखो और कुछ एक्सप्रेशन हम लिखते हैं। जैसे Na कितना होगा? मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो ए के मोल कितने होंगे? ए का गिवन मास WA अपॉन ए का मोलर मास, दैट इज Na। गेटिंग माय पॉइंट? एक फॉर्मूला होता है मोल्स इज गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। इसी टाइप से बी का सोल्यूट का कितना होगा मोल? गिवन मास ऑफ सोल्यूट WB अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, दैट इज MB। क्लियर? तो इन दोनों एक्सप्रेशन को हम इसमें काम में ले लेते हैं, सो दैट दिस बिकम WB अपॉन MB WA अपॉन MA। गेटिंग माय पॉइंट? इसको थोड़ा सा अरेंज करें तो ये क्या बन गया? दिस इज PA नॉट माइनस PA अपॉन PA नॉट, दिस इज इक्वल टू WB अपॉन MB। दिस इज, उसको ऊपर लेके गए तो चेंज हो जाएगा, दिस बिकम MA अपॉन WA। क्लियर? तो अल्टीमेटली हमें इसका एक्सप्रेशन निकालना है। गेटिंग माय पॉइंट? ये बन गया इसका एक्सप्रेशन। तो इसको सिर्फ MB के टर्म में लिखना है। MB के टर्म में कितना हो जाएगा? MB बिकम, MB इस तरफ ले जाओ, दिस बिकम PA नॉट अपॉन PA नॉट माइनस PA। MB के टर्म में MB को इस तरफ ले आए और इसको इधर लेके आए, मल्टीप्लाई बाय WB MA अपॉन WA, दैट्स इट। ये बन गया मोलर मास ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। गेटिंग माय पॉइंट? तो एक बार एक्सप्रेशन सारे नोटेशन लिखते हैं। एक्स से एक्स भी तो हमने पहले कनेक्ट कर लिया,
एक्स ए था मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, एक्स बी था मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। क्लियर। अब डब्ल्यू ए और डब्ल्यू बी क्या है? डब्ल्यू ए, डब्ल्यू का मतलब गिवन मास, ए मतलब सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का गिवन मास दैट इज गिवन वेट और गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल। ये नोटेशन में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर। इसलिए मैं एक एक चीज मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे। डब्ल्यू बी क्या होगा? एनीवन? व्हाट इज डब्ल्यू बी? डब्ल्यू मीन्स गिवन मास और बी हमारा कौन सा कंपोनेंट है? सोल्यूट। सो डब्ल्यू बी इज गिवन मास ऑफ सोल्यूट, गिवन मास ऑफ सोल्यूट। व्हाट इज एम ए? एम क्या था? मोलर मास। ए मतलब ए कंपोनेंट का, तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, so it is gram molar mass gmm of solvent particle. Clear? What is mb? M means molecular mass, gram molar mass, or b means solute particle. So what is mb? This is gram molar mass of solute particle. क्लियर। तो जैसा मैंने बताया, हर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का जब आप एक्सप्लेनेशन दोगे या फिर डिटेल में डिस्कशन करोगे, तो अल्टीमेटली आपका रिजल्ट यहाँ पे आके खत्म होना चाहिए। आपके एक्सप्रेशन में क्या देखना चाहिए? मोलर मास ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा आप कह सकते हैं एडवांटेज है, एप्लीकेशन है। इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की मदद से हम सोल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट करते हैं। क्लियर। तो मुद्दे की बात करें तो आपको ये वाली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ तक याद रखनी है कि रिलेटिव लोगरिथम इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। इसके बाद आप थोड़ा सा खुद से डिराइव कर लेते, इसको रटना नहीं है। क्लियर। मोल फ्रैक्शन को लिख दिया मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल, फिर टोटल मोल में मोल का डाइल्यूट लिया। ये एजम्पशन याद रखना कि जब डाइल्यूट होता है तो सॉल्वेंट ज्यादा होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट ज्यादा है, तो ए ज्यादा है बी से। फिर एजम्पशन लिया, एजम्पशन लेके यहाँ तक आप याद रखते हो। क्लियर। फिर तो बस ये मोल्स के फॉर्मूले रखते हैं और यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास का एक्सप्रेशन आ जाएगा। क्लियर। इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है वो ट्राई करते हैं। टेक स्क्रीनशॉट। ये नोटेशन आप अच्छे से मेंशन करना। टेक स्क्रीनशॉट। आगे बढ़े, चलिए इन क्वेश्चन को ट्राई करो आप। बिल्कुल सिंपल से न्यूमेरिकल है, टोटली फॉर्मूला एप्लीकेशन। उस क्वेश्चन को ध्यान से रीड करो, क्या गिवन है, क्या निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1, चलो मैं शॉर्ट में लिखता हूँ। राइट डाउन द वेपर प्रेशर ऑफ ईथर। एक ईथर है, क्लियर। वेपर प्रेशर ऑफ ईथर जिसका मोलिकुलर मास आपको गिवन है, जिसका मोलिकुलर वेट है 74 ग्राम पर मोल, 74 दिया है मोलिकुलर मास, इज 442 mmHg। mmHg प्रेशर की यूनिट होती है, क्लियर। एट 293 केल्विन, ठीक है, फुल स्टॉप। सेकंड, अब क्या दिया है? इफ 3 ग्राम of a component, if 3 gram of a component A is dissolved in 50 ग्राम of ether। देखो सारी वैल्यूज आपको गिवन है, बस सिंपली आइडेंटिफाई करना कौन सॉल्यूट है, कौन सॉल्वेंट है, कौन सा गिवन मास है, कौन सा मोलर मास है। If 3 gram of component A is dissolved in 50 gram of ether at this temperature, इसी टेम्परेचर पे, क्लियर। एट दिस टेम्परेचर द वेपर प्रेशर फॉल्स टू, डिक्रीज हो गया, घट गया, फॉल्स टू 426 mmHg, ठीक है। कैलकुलेट मोलिकुलर मास ऑफ दिस कंपोनेंट ए, जो आपने कंपोनेंट ऐड किया उसका मोलिकुलर मास था। कैलकुलेट जीएमएम ऑफ ए। आपको एज्यूम करना है कि सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है, जो हमने एज्यूम्पशन लिया एग्जामिनर ने भी दे दिया,
Clear? Assume that solution is dilute. रीड करो फिर डिस्कस कर लो. Read this. Read this. ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को. If the vapor pressure of ether whose molecular mass is 74 is 442. ठीक है, इथर सिर्फ इथर जब था उसका 442 था. आपने क्या किया, 3 ग्राम ए कंपोनेंट, ये हमें नहीं पता क्या है, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, बस कितना बोला गया कि ए कंपोनेंट का हमने 3 ग्राम 50 ग्राम ईथर में डाल दिया. क्लियर? इसके कारण जब आपने ईथर के अंदर ए डाला तो वेपर प्रेशर पहले 442 था, अब ये घट के कितना हो गया 426. क्लियर? ठीक है. कैलकुलेट द जीएमएम ऑफ ए. क्लियर? अब ये बताओ कि इसमें से 2 कंपोनेंट है, आप ही सोचना, 2 कंपोनेंट है. अच्छा, ये तो सभी को पता चल गया होगा कि ये आरएलवीपी लोवरिंग का क्वेश्चन है. गेटिंग माय पॉइंट? ये तो सभी को पता चल गया होगा कि पहले वेपर प्रेशर 442 था, जब ए हमने डाला तो वेपर प्रेशर घट के कितना हो गया 426. क्लियर? तो यहाँ पे 2 कंपोनेंट हैं, एक है ईथर जिसका हमने 50 ग्राम लिया, और एक कंपोनेंट है ए जिसका हमने 3 ग्राम ऐड किया. गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है. अब ये बताओ कि सॉल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है. ईथर सॉल्यूट है कि सॉल्वेंट, ये आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ईथर इज योर सॉल्यूट और सॉल्वेंट? ऑब्वियसली ईथर इज सॉल्वेंट. क्लियर? ईथर इज सॉल्वेंट, ये तो सभी को पता चल रहा होगा. ठीक है, ईथर सॉल्वेंट है. क्लियर? अब एक और बात कि सॉल्वेंट को हम अभी तक ए से डिनोट कर रहे हैं, तो फालतू का लोड नहीं लेना. ईथर को हम ईथर नहीं लिखेंगे, ईथर की जगह ए लिख देंगे, और जो ए है उसकी जगह बी लिख देंगे. गेटिंग माय पॉइंट? ये हमने क्यों किया ऐसा, क्योंकि हम अभी तक सॉल्वेंट को ए से डिनोट कर रहे थे. यदि आप कंफ्यूज हो रहे हो तो इस क्वेश्चन में आप इसको बी कर दो. यदि कंफ्यूजन हो रही है कि सर ये ए और वो भी ए, ये तो एक सॉल्यूट है, इसको बी कर दो ताकि आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी. ए रख रहे हो तो भी चलेगा, बी रख रहे हो तो भी चलेगा. गेटिंग माय पॉइंट? अब ये कंफर्म हो गया, इथर हमारा सॉल्वेंट है जो ए है, और बी हमारा सॉल्यूट है. क्लियर? यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज गिवन है. सॉल्वेंट का गिवन मास, कितना ग्राम सॉल्वेंट लिया आपने 50 ग्राम. अच्छा, एम ए का वैल्यू गिवन है कि क्वेश्चन में, देख के बताओ. व्हाट वाज एम ए, इज इट गिवन इन क्वेश्चन? जल्दी से, एनीवन? व्हाट इज एम ए, इज इट गिवन इन द क्वेश्चन? एग्जैक्टली 74. एम ए क्या था? एम वॉज मोलर मास, ए इज आर सॉल्वेंट. तो सॉल्वेंट ईथर का मोलर मास कितना है 74. ठीक है. क्या डब्ल्यू बी गिवन है क्वेश्चन में? डब्ल्यू बी इज गिवन इन क्वेश्चन. हाँ चलो, आंसर भी आ गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बिल्कुल सही है. 122.546 चलेगा. क्लियर? डब्ल्यू बी सॉल्वेंट का, सॉल्यूट का एक्चुअली 3 ग्राम है, और सॉल्यूट का मोलर मास आपको कैलकुलेट करना है. क्लियर? अब पी ए नॉट और पी ए भी आपको गिवन है. देखो, जब प्योर कंपोनेंट था, ईथर जब अकेला था, तो वेपर प्रेशर कितना था 442 mmHg. क्लियर? और जब ईथर में आपने बी कंपोनेंट सॉल्यूट डाल दिया, तो सॉल्यूट के डालने से वेपर प्रेशर कितना हो गया, डिक्रीज हो गया, कितना हो गया 426. क्लियर? अब डायरेक्ट आपको वो एक्सप्रेशन काम पे लेना. अच्छा, ये बात भी दी है कि एज्यूम दैट सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, मतलब जो एक्सप्रेशन हमने लिखा था आरएलवीपी का, क्या था, पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू एक्स पी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हमने निकाला एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी. ये सारा बोर्ड में यदि आता है तो करना है, अदरवाइज डायरेक्टली आप एम बी के एक्सप्रेशन से आंसर निकाल सकते हो. जो हमने एज्यूम करके फाइनल एक्सप्रेशन डिराइव किया उसी से निकाल सकते हो. यदि बोर्ड में आता है तो ये चीजें शो करनी पड़ेगी आपको. क्लियर? अब सॉल्यूशन डाइल्यूट है,
solution is dilute, so we can ignore NB. तो Na NB से बहुत ज्यादा है, इसका मतलब Na प्लस NB कितना हो जाएगा, नियरली इक्वल टू Na. यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया, Pa नॉट माइनस Pa अपॉन Pa नॉट इज इक्वल टू NB. Na प्लस NB को Na लिख दो, NB अपॉन Na. B का मोल कितना होता है, B का गिवन मास अपॉन B का मोलर मास, WB अपॉन MB. A का मोल, A का गिवन मास अपॉन A का मोलर मास. क्लियर. तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या बन गया, Pa नॉट माइनस Pa अपॉन Pa नॉट. जैसे क्वेश्चन करते हो तो एक बार इसको फिर से पूरा किया करो ताकि ये प्रैक्टिसाइज हो जाएगा. क्लियर. तो ये हो गया WB अपॉन MB. इसको ऊपर लेके गए तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा MA अपॉन WA. ठीक है. अब एवरीथिंग इज गिवन टू यू, ओनली मिसिंग टर्म इज व्हाट, MB. सब कुछ आपको गिवन है. आपको Pa नॉट गिवन है 442, Pa गिवन है 426, सॉल्यूट का गिवन मास 3 ग्राम, सॉल्वेंट का गिवन मास 50 ग्राम, सॉल्वेंट का मोलर मास 74 ग्राम. आपको सिर्फ MB निकालना है. जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, यदि सब्स्टिट्यूट करें तो 442, 426, 442, दिस इज 3 ग्राम, MB 74 एंड दिस इज 50. जब आप सोल्यूट करोगे तो यहाँ से आपको MB का वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट इज 122.5 ग्राम पर मोल. दैट्स इट. क्लियर है सभी को. एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ इसी से, वॉइस पोस्ट नहीं हो रही है, रिलेटेड प्रॉब्लम. वेट फॉर 1 सेकेंड. हाँ, इज इट ऑडिबल टू ऑल. अब सुनाई दे रहा है सभी को. Yes, sir. ठीक है. एक्चुअली वो ब्लूटूथ सही से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, एक्चुअली वो नोटिफिकेशन भी बार बार दिखा. चलिए, आई थिंक नाउ इट इज क्लियर फ्रॉम ऑल साइड. फाइन. ठीक. चलिए, ये क्वेश्चन आई होप क्लियर होगा. बिल्कुल सिंपल सा ये प्रॉब्लम था. सब कुछ आपको गिवन है, ये पैरामीटर से कंफ्यूज नहीं होना है, इनको अच्छे से याद रखें. क्लियर. एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ जो आप खुद से करेंगे, इसका आंसर मैं आपको बता दूंगा, इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा. क्लियर. नोट दिस क्वेश्चन. फाइंड द लोवरिंग, फाइंड द लोवरिंग इन वेपर प्रेशर. यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है, सिर्फ लोवरिंग पूछा गया है, कोई भी मोलिकुलर मास नहीं निकालना. क्लियर. फाइंड द लोवरिंग इन वेपर प्रेशर ड्यू टू a solute, due to a solute in 1 molar aqueous 1 molar aqueous solution at 100 degree centigrade. इसका आंसर होगा, आंसर lowering when you will calculate it would be 13.41 mmHg. क्लियर. इसमें दो चीजें जो है वो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, वो थोड़ा सा कॉमन फैक्ट है. क्लियर. थोड़ा सा क्वेश्चन से हटके जो चीजें आपको याद रखनी वो आपको बता दूं कि ये जो सॉल्यूशन है वो एक्वस. एक्वस का मतलब इतना तो पता चल गया होगा कि हमारा सॉल्वेंट वाटर होगा. क्लियर. पहले हमारा वाटर था प्योर. क्लियर. दिस इज वाटर. इसके अंदर आपने सॉल्यूट डाला तो घट गया. इसके अंदर जब आपने सॉल्यूट डाला
तो वेपर प्रेशर कम हो गया. लेट इट बी PA0 and let it be PA. Can you tell me what is the vapor pressure of water at 100 mmHg? ये तो आपको पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन से प्रोसीड कर पाए. तो काफी बार ऐसा भी हो सकता है कि जो सॉल्वेंट, जिन कंपोनेंट को आप जानते हो, तो उनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन नहीं दिया है. बट हम जैसे ईथर को नहीं जानते, ईथर कोई भी हो सकता है, ईथर के बारे में आपको दिया गया कि प्योर ईथर का इतना. तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 100 डिग्री? एनीवन? वेरी बेसिक. 100 डिग्री पे वाटर बॉईल होता है और आपको याद होगा बॉइलिंग पॉइंट पे प्रेशर कितना होता है? 1 atm. वेरी गुड आंसर. क्लियर? 1 atm. बट आपका आंसर जो है mmHg के अंदर. योर आंसर मस्ट बी इन mmHg. सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन atm एंड mmHg? अब हमें ये तो पता चल गया है कि प्योर वाटर हमारा सॉल्वेंट है और उसका वेपर प्रेशर क्वेश्चन में गिवन नहीं, क्योंकि हमें याद होना चाहिए, याद भी है काफी बच्चों को, 1 atm. Now 1 atm is equal to 1 atm is equal to 760 mmHg. This is very important relation. इसका मतलब हमारा PA0 क्वेश्चन में गिवन नहीं. हमें खुद को पता होना चाहिए कि वाटर के लिए वेपर प्रेशर प्योर वाटर का 100 डिग्री पे बॉइलिंग पॉइंट पे 1 atm होता है एंड इन mmHg इट इज 760. तो ये हमारा PA0 हो गया. क्लियर? अब आप ट्राई करना, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है. क्लियर? टेक स्क्रीनशॉट, टेक स्क्रीनशॉट. अच्छा, एक और चीज मैं क्वेश्चन बता दूं ताकि ये हो ही जाएगा आपसे. कि ये आपको मोलरिटी गिवन है, 1 मोलर. आपको याद होगा तो इनिशियल लेक्चर में हमने मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन का एक रिलेशन देखा. क्लियर? इस एक्सप्रेशन में यहाँ पे आपको बार बार मोल फ्रैक्शन दिखेगा. मोलरिटी का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है. तो मोलरिटी से मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं ये भी हमने इनिशियल लेक्चर में देखा. तो अल्टीमेटली आपको वो रिलेशन काम में लेना, जिससे आप मोलरिटी की मदद से क्या निकाल सकते हैं? मोल फ्रैक्शन. प्योर वाटर का वेपर प्रेशर मिल गया. अब आप आसानी से कर सकते हैं. अब टेक स्क्रीनशॉट, टेक स्क्रीनशॉट. तो जिस तरह की प्रॉब्लम इस पे आती है रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर. वेट 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 वेट, एक बार क्वेश्चन फिर से डिस्कस करो. मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था. चलिए, आई थिंक अभिनंदा आप लास्ट क्वेश्चन का पूछ रहे हैं, इसी क्वेश्चन का. Yes, sir. ठीक है, देखो एक बार सभी देख लो. फाइंड द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ड्यू टू अ सॉल्यूट. एक सॉल्यूट के कारण आपको लोअरिंग निकालनी है इन 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन एट 100 डिग्री. एक्वस सॉल्यूशन का मतलब हमारा सॉल्वेंट जो है वो वाटर होगा. एक्वस सॉल्यूशन मीन आर सॉल्वेंट इज वाटर. और वाटर का इस क्वेश्चन में कोई भी आपको डाटा गिवन नहीं. हमें खुद को पता होना चाहिए कि वाटर का 100 डिग्री पे वेपर प्रेशर कितना होता है. आपको पता भी होगा 100 पे वाटर बॉईल होता है और बॉइलिंग के टाइम वेपर प्रेशर कितना होता है? 180. अच्छा, क्वेश्चन का आंसर जो मैंने mmHg में लिखा, तो ये रिलेशन भी आपको याद होगा कि 1 atm के अंदर 760 mmHg होता है. तो ये प्योर वाटर का डाटा हमें मिल गया. नाउ अब आपने इसमें सॉल्यूट डाला है तो लोवरिंग हो गई. उस लोवरिंग को कैलकुलेट करके आपको बताना है. क्लियर? अब सॉल्यूट के बारे में आपको मोल फ्रैक्शन गिवन नहीं, सॉल्यूट के बारे में आपको कॉन्सेंट्रेशन गिवन है इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी. बट इस टॉपिक के अंदर हमें लोवरिंग निकालने के लिए मोल फ्रैक्शन की जरूरत पड़ी. इजंट इट? देखो ये लोवरिंग है, PA नोट आपको पता है, PA ये डिफरेंस निकाल के आपको लोवरिंग पता करनी है. इजंट इट? तो लोवरिंग के लिए आपको मोल फ्रैक्शन चाहिए और मोलिलिटी गिवन. और याद होगा तो इनिशियल में हमने मोलिलिटी की मदद से मोल फ्रैक्शन निकाले थे बाय द यूजिंग रिलेशन ऑफ मोलिलिटी एंड मोल फ्रैक्शन. तो उस रिलेशन को यूज करके आप यहाँ से मोल फ्रैक्शन निकालना, PA नॉट का डाटा 760 रखना और बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन आ जाएगा. क्लियर? बस यहाँ पे 2 चीजें एडिशनल थी जो कि PA नॉट और रिलेशन. क्लियर? जल्दी से स्क्रीन शॉट लो.
नेक्स्ट, अब ये जो रिलेटिव लोवरिंग है ये एक एक्सपेरिमेंट से की जाती है और वो एक्सपेरिमेंट ऑस्टवर्ल्ड वॉकर ने किया। तो नेक्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ वेपर प्रेशर और रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर बाय ऑस्टवर्ल्ड वॉकर मेथड। नेक्स्ट टॉपिक की रिलेटिव लोवरिंग कैसे निकालेंगे। सो राइट डाउन, दिस इज ऑस्टवर्ल्ड वॉकर मेथड। Ostwald Walker, and this is method to calculate RLVP. RLVP calculation. क्लियर? ठीक, ऑस्टवर्ल्ड वॉकर ने एक मेथड प्रिडिक्ट किया जिससे हम RLVP रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कैलकुलेट करते हैं। क्लियर? ठीक, ऑस्टवर्ल्ड वॉकर ने क्या किया, यहाँ पे इन्होंने 4 बल्ब कनेक्ट किए। ऐसे बल्ब जो हैं 4 कंटेनर बैक टू बैक कनेक्ट किए। इन चारों कंटेनर में अलग अलग लिक्विड से अभी डिस्कस करेंगे क्या क्या थे इनमें। ये पूरा एक सेटअप होता है, इसके आगे एक ट्यूब होती है, यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट पहले के 2 बल्ब में, दिस इज बल्ब 1, दिस इज बल्ब 2। याद रखना पहले के 2 बल्ब में सेटअप क्या है, पहले के 2 बल्ब में सॉल्यूशन होता है। पहले के 2 बल्ब में हम क्या रखते हैं, सॉल्यूशन। आगे के 2 बल्ब में प्योर सॉल्वेंट होता है। यहाँ पे होता है प्योर सॉल्वेंट। अब हम यहाँ से इस टर्मिनल से ड्राई एयर पास करते हैं, दिस इज ड्राई एयर। रेडी माय पॉइंट, सूखी एयर, ड्राई एयर पास करते हैं। अच्छा, इसकी बात करें तो ये टॉपिक है, ये भी एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये नीट में और जेईई में पूछा जा सकता है। क्लियर? एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये नीट जेईई में आ सकता है और जेईई में थोड़ा ज्यादा पूछा जाता है। तो देखो, जब आपने ड्राई एयर पास की तो पहले 2 बल्ब में सॉल्यूशन है, आगे के 2 बल्ब में प्योर सॉल्वेंट। सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन की वेपर्स ऊपर जाएंगी, वेपर प्रेशर होगा, यहाँ पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा। आगे 2 बल्ब में सॉल्वेंट है तो यहाँ पे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा, दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो ध्यान से समझना, जब आपने ड्राई एयर पास की तो यहाँ पे इस ड्राई एयर को मॉइस्चर मिला, तो इस ड्राई एयर ने मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लिया, मॉइस्चर को सक कर दिया, यहाँ से भी मॉइस्चर लिया। गेटिंग माय पॉइंट? आया समझ में? फिर ड्राई एयर यहाँ से आते आते वेट हो गई, भीग गई, गीली होगी, वेट एयर। अब यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट है तो यहाँ पे वेपर प्रेशर और भी ज्यादा होगा। प्योर सॉल्यूशन का तो कम होता और प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा होता, अभी डिस्कस किया था। दैट मीन्स यहाँ पे भी ये ड्राई एयर वेपर्स को एब्जॉर्ब करेगी, यहाँ से भी करेगी। तो बताओ इस पॉइंट पे आपको जो एयर मिलेगी वो वेट होके कि ड्राई पास हुई वेपर्स को एब्जॉर्ब करते हुए, तो इस पॉइंट पे आपको ड्राई एयर मिलेगी या वेट एयर? एनीवन? वेट एयर, बिल्कुल सही आंसर, दिस इज वेट एयर। अच्छा, एक और, जब आप इस वेट एयर को यहाँ से पास करते हो डिहाइड्रेटिंग एजेंट, क्लियर? डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम क्या होता है, डिहाइड्रेशन, पानी को खींच लेना। गेटिंग माय पॉइंट? पानी को सक करना, एब्जॉर्ब करना, दिस इज डिहाइड्रेटिंग। इसका एग्जांपल है P4O10 या फिर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ये 2 एजेंट याद रखना। क्लियर? अब डिहाइड्रेटिंग एजेंट से पास किया तो वापस से आपको ड्राई एयर मिल जाएगी, क्योंकि डिहाइड्रेटिंग एजेंट ने पूरा मॉइस्चर फिर से एब्जॉर्ब कर लिया। तो इस पॉइंट पे आप देखोगे तो यहाँ से आपको कौन सी एयर मिलेगी, दिस इज ड्राई एयर। क्लियर? तो यहाँ पे क्या चीजें हो रही है देखें, ड्राई एयर पास की तो वाटर वेपर एब्जॉर्ब हुई, सॉल्यूशन की वाटर वेपर एब्जॉर्ब हो गई, इसका मतलब सॉल्यूशन फिर से वेपर बनाएगा, पहले सेचुरेशन में था इन वेपर के साथ।
पहले इन वेपर्स के साथ सेचुरेशन में था, तो इस एयर ने वेपर्स को सक कर लिया, तो वेपर गायब हो गई, यहाँ से खत्म हो गई, डिसअपियर हो गई, फिर से सॉल्यूशन वेपर बनाएगा। ऐसा ही इनके लिए है, सेम फॉर ऑल। इसका मतलब एयर का वेट बढ़ता जा रहा है, और ये वेपर जब और बना रहे तो सॉल्यूशन का वेट कम हो रहा है। सॉल्वेंट से भी वेपर जा रही हैं ड्राई एयर के अंदर, दैट मीन सॉल्वेंट फिर से वेपर प्रोड्यूस करेगा, तो सॉल्वेंट का मास भी कम होगा। गेटिंग माय पॉइंट? अब यहाँ तक आते आते वेट एयर का मास बढ़ चुका है एज कंपेरिजन टू ड्राई एयर। क्लियर? अब देखो, ये जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट, इससे जब हमने पास किया तो लेट मी नो, इस डिहाइड्रेटिंग एजेंट का वेट इंक्रीज होगा या डिक्रीज? एनीवन? जब हमने इस वेट एयर को पास किया डिहाइड्रेटिंग से, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट ने वाटर को सक किया, वाटर को एब्जॉर्ब किया, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का वेट इंक्रीज होगा कि डिक्रीज? इट विल ऑब्वियसली इंक्रीज। बिल्कुल सही है, इट विल इंक्रीज। क्लियर? तो हमें तीन बातें पता चली कि जब हमने ये एक्सपेरिमेंट कराया तो सॉल्यूशन का मास कम हुआ, प्योर सॉल्वेंट का भी कम हुआ, बट डिहाइड्रेटिंग का बढ़ गया। तो यदि इस एक्सपेरिमेंट के ये तीनों कंक्लूजन आप सही से लिख पाओगे तो आरएलवी पे बिल्कुल आसान है। सी जैसे दैट इज, अच्छा ये वेपर प्रेशर हम लिखें तो यहाँ पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना बनता है? पीए। सॉल्वेंट का कितना होता है? पीए नॉट, पीए नॉट। क्लियर? सी, लॉस इन वेट, लॉस इन वेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेट कितना डिक्रीज हुआ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जितना ज्यादा पीए होगा, जितना पीए होगा उतना सक करके गैस आगे निकलेगी, फिर से पीए बनेगा। सो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीए। दिस इज लॉस इन वेट ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीए। यहाँ तक क्लियर है सभी को? नेक्स्ट, अब सॉल्यूशन का भी वेट कम हो रहा है, लॉस इन वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये किसके प्रोपोर्शनल होगा? बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो बहुत लॉजिकल है। एनीवन? लॉस इन वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये किसके प्रोपोर्शनल होगा? बहुत लॉजिकल है, सोच समझ के आंसर कर। एनीवन? हाँ, एक बच्चे का आंसर ठीक आया। पीए नोट सभी का आंसर आ रहा है। चलो देखो, हाँ दो बच्चे का आंसर ठीक है, वेरी गुड। देखो, पीए तो हो गया, पीए तो वो एब्जॉर्ब कर चुका है। गेटिंग माय पॉइंट? अब यदि यहाँ पे भी पीए रहा तो पीए थोड़ी एब्जॉर्ब करेगा, जो पीए से ऊपर होगा वही तो एब्जॉर्ब करेगा। गेटिंग माय पॉइंट? सोच पा रहे हो इस बात को? जैसे जब आप लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम देखते हो, ये लिक्विड है, ये वेपर्स है, एक टाइम सेचुरेशन आ जाता है, तो ये जो हवा है ऊपर, वेपर कितना खींचेगी? जब तक सेचुरेशन आ जाएगा, और जब सेचुरेशन आ जाएगा तो अब एब्जॉर्ब नहीं करेगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसी तरह से पीए तो ये एब्जॉर्ब कर चुका है, अब एक्स्ट्रा क्या एब्जॉर्ब करेगा? दैट इज पीए नॉट माइनस पीए। दिस इज करेक्ट आंसर। गॉट इट? नाउ गेन, डिहाइड्रेटिंग एजेंट गेन कर रहा है, गेन इन वेट ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, गेन इन वेट ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये कितना होगा? ध्यान से समझिए। व्हाट इट वुड, यहाँ से लॉस कितना हुआ? पीए। यहाँ से लॉस प्योर सॉल्वेंट से कितना हुआ? पीए नॉट माइनस पीए। टोटल लॉस कितना हो गया? टोटल लॉस इक्वल टू टोटल गेन। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट कितना सक करेगा? जितना यहाँ से उसको मिलेगा, तो ऐड कर लें दोनों को। हाँ, वेरी गुड, दिस इज करेक्ट आंसर। पीए नॉट इज एब्सोल्युटली फाइन। क्लियर? पीए प्लस पीए नॉट माइनस पीए, तो पीए से पीए कट गया, so gain in weight of dehydrating agent is directly proportional to PA naught. Very good. PA naught माइनस पीए प्लस पीए, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। यहाँ से जितना यहाँ से किया टोटल, कितना ये गेन करेगा। फाइन। अब देखो आरएलवीपी कैसे जनरेट कर सकते हैं, इसको हम इक्वेशन 1 बोलते हैं। देखो ध्यान से, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3।
ठीक है, तो यहाँ से RLVP कितना बन गया? एनीवन? कैसे जनरेट कर सकते हैं ये? PA नॉट माइनस PA अपॉन PA नॉट इन इक्वेशन की मदद से। देखो 2/3 कर दें, 2/3, 2 से मिल रहा है PA नॉट माइनस PA, 3 से मिल रहा है PA नॉट, तो हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन, यहाँ से मिल जाएगा ये वाली टर्म, यहाँ से PA नॉट, तो PA नॉट माइनस PA नॉट के बन गया RL की इक्वेशन 2/3। क्लियर? और कोई अल्टरनेटिव? एनीवन? अच्छा, एक और बिल लिखता हूँ, इसको आप यस और नो में बताना, क्या इससे भी RLVP बन रहा है? इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1 प्लस 2। देखो 2 में मिला PA नॉट माइनस PA, और नीचे PA नॉट बनाने के लिए हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। इज इट करेक्ट? क्लियर? फाइन। एनी अदर अल्टरनेटिव? एनी अदर अल्टरनेटिव? इसके अलावा कोई बना सकते हैं? देखो बिल्कुल सिंपल है, बस आपको यही तो बनाना है, अब तो बस एलजेब्रा है। देखो PA नॉट माइनस PA बनाने के लिए मैंने क्या किया, 3 - 1 कर दी, ठीक, PA नॉट माइनस PA, फिर 3 से डिवाइड कर दिया जिससे हमें PA नॉट मिल गया, तो ये भी बन गया 3 - 1/3, 3 - 1/3, वेरी गुड। तो ये इस तरह से आप RLVP निकाल सकते हैं। क्लियर? तो ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसके क्वेश्चन आपको मॉड्यूल में एक्सरसाइज से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ये बहुत सारे तो नहीं मिलेंगे, आपको पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 2 और 3 रिपीट करने के, एक बच्चा बोल रहा देखो इक्वेशन 1 तो PA के प्रोपोर्शनल है, इक्वेशन 2 सॉल्वेंट भी वेट लूज करेगा क्योंकि सॉल्वेंट से भी वेपर एब्जॉर्ब हो रही है, तो सॉल्वेंट फिर से वेपर क्रिएट करेगा। PA तो वो एब्जॉर्ब कर चुका, अब कितना एब्जॉर्ब करेगा, PA नॉट माइनस PA, PA नॉट माइनस PA। क्लियर? डिहाइड्रेटिंग एजेंट तो पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का वेट गेन होगा, गेन इन वेट ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना गेन करेगा, जितना यहाँ से मिला प्लस जितना यहाँ से मिला, यहाँ से मिला PA और दूसरे वाले स्टेप से PA नॉट माइनस PA, दोनों को ऐड किया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PA नॉट। क्लियर? ध्रुव, इज इट क्लियर टू यू? ठीक है, screenshot। ठीक है, स्क्रीनशॉट। Fine. Thank you so much. Have a nice day. So in today's class, we discussed the first colligative property, relative lowering in vapor pressure. Getting my point? So in relative lowering, we discussed when we add non-volatile solute to pure solvent, then vapor pressure will decrease, and this difference is known as relative lowering. The lowering actually, the relative lowering हमने calculate किया, that is equal to mole fraction. And at last we discussed how to calculate this relative lowering. It's calculated by Ostwald-Walker. Clear? So thank you so much. Have a nice day. So in upcoming classes, we will discuss the rest colligative properties. Thank you.